हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको हिस्ट्री का जो क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये इसका जो पहला पार्ट है वो समझाऊंगी। पहला पार्ट मतलब मैं बता देती हूँ कहाँ तक आएगा। ये जहाँ पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है वो पेज, उसके आगे ये जो टॉपिक 1 आया है ये पूरा टॉपिक समझाऊंगी। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो टोटल इसमें बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो अभी मैं आपको ये पहला वाला पार्ट समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में बताऊंगी कि ये शुरू कैसे हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि जो 14 जुलाई 1789 इस डेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सुबह को पेरिस जो सिटी है, एक पेरिस की एक सिटी है, वहाँ पर अलार्म बज गया। अलार्म क्या बजा कि किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि वो सिटी में चले जाएं। कौन सी सिटी में? पेरिस की सिटी में, ठीक है। फिर लोगों को क्या रूमर सुनाई देने लगे कि जो किंग है वो ट्रूप्स को ऑर्डर दे देगा कि ओपन फायर कर दें वो सिटीजन्स के ऊपर। और उसमें से 7,000 मैन हैं और वुमेन, दोनों को मिला के 7,000 टोटल। वो सारे मैन और वुमेन एक जगह गैदर हुए। कहाँ गैदर हुए? टाउन हॉल के सामने। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बनाएंगे पीपल्स मिलिटिया, ठीक है। फिर ये जो 7,000 मैन एंड वुमेन थे, इन्होंने अपने आप को इससे छोटे छोटे हिस्सों में, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक दूसरा ग्रुप बन गया, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में चले गए। इन क्यों गए? आर्म्स को ढूंढने। आर्म्स मतलब हाथ नहीं, आर्म्स मतलब बंदूक और वैसी चीज़ें, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? फाइनली सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। जैसे 7,000 मैन और वुमेन थे तो उनमें से कुछ लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में गए। कौन सी सिटी की बात हो रही है यहाँ पे? पेरिस। मैं आपको वापस से बता रही हूँ, ठीक है। और वो कहाँ गए? ईस्टर्न पार्ट भी तो बहुत बड़ा होगा, है ना। तो वो एक फोर्ट्रेस प्रिजन में गए जिसका नाम था बेस्टाइल, जहाँ उन्होंने सोचा था कि उन्हें हार्ड अम्यूजन मिलेगा इन दी आर्म्ड फाइट। जब उन्होंने वो फाइट शुरू करी तो उन्होंने कमांडर ऑफ बेस्टाइल को मार दिया और जो वहाँ पे प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज़ कर दिया। मतलब वो कैद थे तो उन्होंने उसे उन सबको छोड़ दिया, ठीक है। और जो बेस्टाइल जगह है, बेस्टाइल क्या है मैंने भी आपको बताया, फोर्ट्रेस और प्रिजनर, फोर्ट्रेस प्रिजन, ठीक है। यहाँ पे हुआ कि सब लोग इस बेस्टाइल को हेट करते थे। क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्ट पावर ऑफ किंग थी। जो पूरा रूल था ये सिटी का, ये किसके पास था? किंग के पास, इसलिए लोग इसे हेट करते थे। और जो फोर्ट्रेस है वो डिमोलिश हो गया था, उसमें जो स्टोन फ्रेगमेंट है वो लोगों ने मार्केट में सोल्ड कर दिए, ठीक है। अब आगे आता द डेज फॉलोड सॉ राइजिंग बोथ इन पेरिस एंड दी कंट्री साइड। अब सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि जो प्राइस, उनका मेन फूड था यहाँ पे ब्रेड, ठीक है। इसके जो ब्रेड के प्राइस थे इन्होंने बहुत हाई कर दिए थे, ठीक है। तो ये लोग इन्हें ख़रीद नहीं पा रहे थे, तो इसलिए अब इनका प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया। आगे इन्होंने यही दिया। अब हम अच्छे से जानेंगे कि जब इन्होंने ब्रेड के लिए, मतलब ब्रेड के प्राइस बहुत हाई थे तो उन्होंने उसे लो करवाने के लिए क्या क्या प्रोटेस्ट किया और कैसे हुआ। इसमें ही शुरू हो गया इनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम यहाँ से करेंगे शुरुआत। है पहले हम जानेंगे था क्या इन 1774। अब हम किस ईयर की बात करें? इन 1774। 1774 में हुआ क्या, अब हम ये जानेंगे। एक मिनट रुकिए गाइस। हाँ गाइस, तो अब हम जानेंगे 1774 में एक राजा था लुइस। और यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे लिखा है लुइस, इसे 16 बोलेंगे क्यों? हमने मैथ्स में पढ़ा है एक्स को कहते हैं 10 और वी को कहते हैं 5 और आई को कहते हैं 1, ठीक है। आई बाद में लगा है तो इनको मिला के हो गया 6 और यहाँ पे है 1 तो 16, ठीक है।
तो लुई 16 है वो कौन सी फैमिली का है? बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स। वो किंग है अभी फ्रांस का, ठीक है। वो जब 20 साल का था तो उसने शादी कर ली ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, उसका नाम था मैरी एंटोनी। जब वो किंग बना तो उसने क्या देखा कि उसके पास उसकी जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि जब ज़्यादा बहुत सारी वार्स हुई तो जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्स था फ्रांस का वो ख़त्म हो गया। अब जब ये ख़त्म हो गया, एडेड टू दिस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, अब उसे मेंटेन करना है कोर्ट ऑफ एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज जगह का नाम है, ठीक है। और लुई 16 मतलब फ्रांस का जो किंग था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए हेल्प करी। किससे इंडिपेंडेंस गेन करी? ब्रिटेन से, ठीक है। जो ये वॉर हुई थी इसमें बिलियन लीवर्स से ज़्यादा पैसे लग गए थे, मोर देन 2 बिलियन लीवर्स, ठीक है। लीवर्स एक यूनिट है जिसे नापने की, करेंसी की, ठीक है। ओके, हाँ। अब आगे आते हैं। इतना पैसा तो लग ही गया था इसलिए वहाँ की ट्रेजरी खाली थी। अब जब खाली थी तो जो लेंडर्स थे जो पैसे देते थे, जैसे छोटे छोटे फार्मर्स को दिए या किसी को भी पैसे दिए, तो वो इस पर 10% इंटरेस्ट लगाने लगे। जितना भी लोन था उस पर 10% इंटरेस्ट उनका लगता गया। आगे है द फ्रेंच गवर्नमेंट, उसे जो बजट बनाना था उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट चाहिए था, क्योंकि अब उनके पास एक भी पैसा नहीं है। उन्हें रेगुलर एक्सपेंस को भी देखना था, मेंटेन भी करनी थी आर्मी, कोर्ट को मेंटेन करना था, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटी को भी मेंटेन करना था। इसलिए स्टेट फोर्स था। क्यों? किस स्टेट के लिए फोर्स था? टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और इन्हें बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना था, जैसे आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़। इसलिए उसने टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, अब इसमें एक मेन बात आती है। जो फ्रेंच सोसाइटी थी, 18th सेंचुरी की बात हो रही है, वो डिवाइडेड थी 3 एस्टेट में, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो जो टैक्स देना था वो बस थर्ड एस्टेट के लोगों को देना था, बाकी किसी को नहीं देना। जैसे अगर सपोज़ ये 3 हमने एस्टेट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, तो जो 1 और 2 हैं इन दोनों का टैक्स नहीं पे करना होगा। टैक्स किसे पे करना होगा? ओनली थर्ड वाली को। अब क्यों करना था, अब हम ये सब देखते हैं आगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कौन सी 3 एस्टेट थी। पहली एस्टेट का नाम था क्लर्जी, मतलब क्लर्क के जो लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। सेकेंड एस्टेट आती थी नोबिलिटी, जो प्राइज्ड और नोबल्स होते हैं जैसे चर्च में और वैसे उन्हें। ओके गाइस, एंड ओके, हाँ। और जो थर्ड एस्टेट था उसमें बहुत सारे लोग आते थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन, ये भी थर्ड एस्टेट में आते हैं। मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीसेंट, आर्टिशियंस, स्मॉल पीस एंड लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स, ये सारे के सारे थर्ड एस्टेट में आते हैं और इन सब को पैसे टैक्स देना होगा, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम आगे करते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। जो सोसाइटी थी एस्टेट्स की, ठीक है, वो फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड थी। और जो एक टर्म है ओल्ड रिजाइम, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब दी सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले के जो भी इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज़ होता है, उसका नाम है ओल्ड रिजाइम। अब फिगर 2 जो मैंने आपको अभी ये दिखाई, इसमें हमें अच्छे से बताया गया है कि फ्रेंच सोसाइटी को हमने कैसे 3 स्टेट में डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम इन 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से। जो पीसेंट्स थे वो 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन थे। सपोज़ ये टोटल पॉपुलेशन है, तो अगर ये सर्कल है सपोज़, तो 90%, इस पूरे का 90% पीसेंट्स थे और बाकी 10% ज़्यादा अच्छे लोग थे, ठीक है। और ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम, 90 में से भी बस कुछ के पास ही लैंड था जिस पे वो कल्टीवेट कर सकते थे।
60% of land was owned by nobles, church and other richest members of third estate. 60% जो लैंड था वो नोबल्स के पास था, चर्च के पास था और जो भी रिचर मेंबर हैं थर्ड एस्टेट के उनके पास था। और जो मेंबर थे पहले दो एस्टेट के मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी, उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे। प्रिविलेजेस बर्थ से मिलते थे, जब से वो पैदा हुए तब से उन्हें कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो इनका प्रिविलेज क्या था, उन्हें एग्जम्पशन था फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। उन्हें सबसे इनका फ़ायदा था, सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या था, टैक्स इन्हें पे नहीं करना होता था। आगे आता है नोबल्स को भी फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे, फ्यूडल ड्यूज विच वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। अब पीजेंट के पास कुछ और तरीका नहीं था कि वो कुछ और कर पाएँ। अब जब उन्हें धीमे धीमे समझ आया कि इनके पास इनको बहुत दिक्कत हो रही है, तब इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू किया था। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in the house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. जब peasant के पास पैसा नहीं था तो इन्हें जो काम मिल रहे थे उधर जा रहे थे। सपोज एक घर में काम कर रहा है, एक फील्ड में काम कर रहा है, अपनी फील्ड तो है नहीं, तो जो दूसरे लोगों के पास फील्ड है उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास फील्ड है वो उस पर वो काम कौन करेगा, तो यही लोग करते थे। और उन्हें आर्मी में भी जाना पड़ा कुछ कुछ को, कोई रोड बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सबके पास अलग अलग काम थे। जो चर्च था उसको इन्हें जो थर्ड एस्टेट के लोग थे इन्हें टैक्स देना था चर्च को। उसका टैक्स का नाम था टिथ्स। टिथ्स मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अच्छे से दिया है। टिथ्स मतलब एक टैक्स है जो देना किसे होता है, चर्च को। कितना देना होता है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सपोज इतना हमारा प्रोडक्शन हुआ तो इसका 1/10 हिस्सा उन्हें देना होगा, ठीक है। और एक और टैक्स होता है टाइले, इसे हम डायरेक्टली चर्च वर्च किसी को नहीं देते, हम किसे देते हैं, ये स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही था कि मेन इस टॉपिक में यही है। एक तो है कि लुई 16 के बारे में आप बता दो क्या क्या हमने जाना, और एक है ये सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। 3 सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, अब क्या स्ट्रगल आई सर्वाइव करने के लिए। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 23 मिलियन थी 1715 में और 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो जो डिमांड थी फूड की वो भी इंक्रीज़ हुई। अब प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन तो उतना ही हो रहा था जितना पहले हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो प्राइस था ब्रेड का वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। क्यों, क्योंकि वही एक स्टेपल डाइट थी मेजॉरिटी की। जो मेजॉरिटी लोग थे, सपोज इतने लोग हैं तो इसमें से लगभग सारे ही ब्रेड खाते थे, इसलिए उन्होंने, अब लोग इतने थे पहले, अब लोग इसके डबल हो गए, सपोज इतने ज़्यादा और लोग आ गए। तो अब इतने सारे लोगों के लिए खेत तो हमारा अभी भी इतना ही है सपोज, तो इतने से खेत में ये सारे लोग कैसे खाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने जो ब्रेड थी उसका प्राइस बहुत हाई कर दिया, ठीक है। अब हाई प्राइस कर दिया तो जो पुअर लोग थे वो तो और पुअर ही होते गए, क्योंकि वो तो खरीद भी नहीं पा रहे। तब सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुई, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर जो बेसिक मीन्स थी लाइवलीहुड की वो एंडेंजर्ड हो गई। बेसिक मीन्स मतलब खाने की, सबसे मेन खाना पीना, इन सब का उन्हें दिक्कत होने लगी। तो जो पुअर और रिच के बीच में जो डिस्टेंस था वो और बढ़ता गया। अब आगे आते हैं, हाउ अ सब्सटेंसेस क्राइसिस अकर हैपन, कैसे हुआ ये। अब बैड हार्वेस्ट हुआ, अब सपोज किसी बार बैड हार्वेस्ट हुआ, अब बैड हार्वेस्ट हुआ है तो उससे क्या क्या होगा, क्या क्या फ़र्क आएगा ये देखते हैं। बैड हार्वेस्ट है तो ग्रेन की स्केर्सिटी होगी, ठीक है। नहीं, सबसे पहले बैड हार्वेस्ट है तो राइजिंग फूड, यहाँ पे आएगा राइजिंग फूड प्राइसेस, जो फूड के प्राइसेस हैं वो हाई हो गए, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन हुई, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन,
तब जो पुअर थे वो द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, तो उससे दो चीज़ें क्या हुई, फूड राइट्स हुआ एक, ओके, फूड राइट्स हुआ एक, और दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में होगा, यहाँ वाले पे होगा वीकर बॉडीज। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। देखो सबसे पहले बैड हार्वेस्ट हुआ है, तो हार्वेस्ट बिल्कुल ख़राब हुआ है, तो उससे हमारा क्या होगा, उससे लोगों पर कुछ फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या था, हमें ये जानना है, लोगों पे क्या फ़र्क आएगा, हमें पहले इसका आंसर देना है। अब हम सोचते हैं कि लोगों पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। देखो बैड हार्वेस्ट हुआ तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, स्केर्सिटी होगी ग्रेन की। ये बैड हार्वेस्ट हुआ, पहले इतना अगर खेत सही था तो इतना अनाज आ रहा था, अब खेत ख़राब है तो स्केर्सिटी हो गई, ग्रेन का इतना ही आ रहा है सपोज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन पहले में ही आएगा। दूसरे में आगे क्या है, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन हुई, अब ग्रेन बहुत कम है तो उससे क्या होगा, जो फूड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये वाला, ठीक है, फूड प्राइस इंक्रीज़ होगा। जो पुअर थे वो बाय ब्रेड को नहीं खरीद पा रहे, उससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो वीकर बॉडीज़ हो जाएगा और एक होगा फूड राइट्स, ठीक है, दो चीज़ें ये हो जाएंगी। और इसमें से जो फूड राइट्स है, अगर फूड राइट्स होगा तो जो उसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, और अगर फूड राइट्स नहीं, अगर दूसरा वाला लें वीकर बॉडी हुई तो उससे भी नंबर ऑफ़ डेथ ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये हमें टेबल फिल करना था, यहाँ ऑप्शन दिए थे उससे, एक्टिविटी से, तो हमने ये भी कर दिया। अब हम आगे आते हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास एवेंजेस एंड टू प्रिविलेजेस। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में। अब पास्ट की बात करें, पीसेंट और वर्कर दोनों को पार्टिसिपेट करना था रिवॉल्यूशन लाने में। वो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, किस चीज़ के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे, क्योंकि टैक्सेस बहुत इंक्रीज़ हो गए थे और फूड स्केर्सिटी हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब इन्हें ये तो आता नहीं कि वो प्रोग्राम कैसे चलाएं या वो क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, है ना। वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर कर सकते हैं या कुछ और चीज़ें करें जिससे कि जो किंग है वो हमारी भी हल्की सी बात सुने, ठीक है। अब जो थर्ड एस्टेट है वो एजुकेटेड तो है नहीं, तो वो लाइक ये सब चीज़ें कैसे सोचेंगे, उसके लिए उन्हें एजुकेटेड होना चाहिए था, उन्हें नए नए आइडिया आने चाहिए थे, तभी वो एक प्रोग्राम चला सकते हैं, है ना। फिर आती है बात 18th सेंचुरी की। अब इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये थर्ड एस्टेट को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, वो अनएजुकेटेड थे, है ना। और जो भी थर्ड एस्टेट के थे लगभग सारे ही लोग ऐसे थे। हाँ लेकिन जैसे कुछ कुछ हैं लॉयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, वो भी थर्ड एस्टेट के हैं, उन्हें तब भी कुछ कुछ चीज़ें पता हैं। अब ये तो पूरा हुआ थर्ड एस्टेट के बारे में कि उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। कुछ कुछ फिलासफर्स थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के, जिन्हें लगा जो थर्ड एस्टेट के साथ हो रहा है चीज़ वो बिल्कुल गलत है, उन्होंने इनका साथ दिया। अब वो कौन कौन थे हम उनके बारे में आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम तीन के बारे में जान रहे हैं, जॉन लॉक, जीन जैक्विस रॉसवे, अभी इन दो के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें लॉक ने रिफ्यूट किया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन है और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च है उसे हम नहीं मानेंगे। रॉसवे ने एक आइडिया फॉरवर्ड किया, किस चीज़ का, उन्होंने एक प्रपोज किया एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो बेस्ड हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो लोग हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए। और एक और हम अभी पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू, उसने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उसने किस बारे में लिखा, उसने लिखा डिवीजन ऑफ पावर विद इन दी गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसने इन तीनों के बारे में बुक एक लिखी। तो ये तीनों जो फिलोसफर्स थे ये थर्ड एस्टेट के साथ थे। अब जो ये मॉडल था गवर्नमेंट का वो यूएसए में बहुत ज़्यादा उसने फोर्स किया। अबाउट द 13th कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक
ब्रिटेन ने, अभी हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था, ब्रिटेन ने 13 अमेरिकन कंट्रीज़ पे उन्होंने अपना वो 13 अमेरिकन कंट्रीज़ पे रूल कर रहे थे, लेकिन फ्रांस ने आके ब्रिटेन को वहाँ से हटा दिया। इन 13 को भी उन्होंने इंडिपेंडेंस दे दी। तो अब हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। अब आगे है, जो फिलासफर्स थे इनके बारे में कहाँ कहाँ बात हो रही थी। इनके बारे में बात हो रही थी सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, बुक्स में बात हुई, बहुत सारे न्यूज़पेपर में बात हुई, जो लोग आपस में बातें करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बात हुई। अब ये लोग जैसे अगर एक को पढ़ना आता है, जैसे लॉयर है, इन्हें पढ़ना वढ़ना आता है अच्छे से, वो एक जगह जैसे वो आए बैठे, सब बहुत सारे लोग वो सबको बता रहे हैं पढ़ पढ़ के, क्योंकि उन्हें पढ़ना और लिखना तो आता नहीं है। तो ये जो थर्ड स्टेट के बहुत ही पुअर लोग हैं, वो कैसे जानेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठे होते हैं, कोई एक पढ़ पढ़ के समझाता है क्या क्या दिया है वहाँ पे, फिर ये लोग समझते हैं। अब जो न्यूज़ है जो लुई 16 ने प्लान करी थी, to impose further tax to be able to meet the expenses of the state anger and protest the system of privileges। लुई 16 ने सोचा कि अभी थोड़ा सा टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है, थोड़े समय में वो और ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि जो प्रोटेस्ट था सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसमें हमने यही सब जाना कि इन्होंने क्या हुआ, पहले सोसाइटी को 3 स्टेट में डिवाइड किया। लुई 16 ने टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए। क्यों किए थे? क्योंकि जब वो किंग बना तो जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। एम्प्टी ट्रेजरी कहाँ की थी? फ्रांस की। ये इस पूरे चैप्टर में हम फ्रांस की बात करेंगे क्योंकि नाम ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन है चैप्टर का। तो अब जब टैक्स इंक्रीज़ हो गए तो लोग खाएंगे कैसे? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुई। इसे हटाने के लिए लोगों ने क्या किया, उनके अगेंस्ट जाना शुरू किया। वो लोग इतना जानते नहीं थे, तो कुछ फिलासफर्स थे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, जिन्होंने सोचा कि ये जो थर्ड स्टेट के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है, तो इसलिए वो उनके साथ हैं और उन्होंने फिर आगे शुरू किया कि उनको उनके अगेंस्ट में जाए और उन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए। तब हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अब कैसे शुरू हुआ और क्या क्या चीज़ें उसमें हुई। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।